नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं विशाल भाटी आज लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्स से कि फोर्स होता क्या है। एक्चुअल में फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अगर देखें हम तो पुश या फिर पुल, ठीक है। अगर हम किसी भी बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पुश करने में या फिर पुल करने में किस में फोर्स ज्यादा होगी, विच फोर्स इज ग्रेटर, ठीक है, और किस में फोर्स कम होगी। तो अगर मैं किसी भी बॉडी को, ये मान लिया कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं मैं पुश, ठीक है। पुश करने पे इसका एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो एक एक्चुअल वैल्यू आ गई पुश करने पे, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट बन गया जिसकी वैल्यू मैं बोल दूंगा ये है x। किसी दूसरी बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, ये भी m है, इसको मैं कर रहा हूं पुल, ठीक है जी। पुल करने पे इस पे जो डिस्प्लेसमेंट आया उसकी वैल्यू मैंने मान ली, ये मान ली मैंने y, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है। तो पुश और पुल में जो डिफरेंसेस आते हैं वो आते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं कि x ज्यादा होगा या y ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सी चीज है, ये देखा गया है कि हम किसी भी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो पुल करने वाली कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एक्चुअल में ज्यादा एज कंपेयर टू पुश, ठीक है जी। जो डिस्प्लेसमेंट पुश करने पे हुआ था उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब हम किसी भी बॉडी को पुल करेंगे, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें कि फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है पुश और पुल ऑफ ए बॉडी, ठीक है। और उसमें भी फोर्स किस में ज्यादा होगी, किसी भी बॉडी को पुल करने में जब फोर्स लगेगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब जो फोर्सेस होती हैं वो बेसिकली हमारी होती हैं दो तरीके की, ठीक है। या तो होगी वो बैलेंस या फिर होगी वो अनबैलेंस, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करती हैं कि हमें किसी बॉडी पे हमें लगानी है फोर्स, ठीक है। और फोर्स लगाई मैंने F, बॉडी ने उल्टा अपने आप को रजिस्ट करने के लिए दूसरी फोर्स लगाई, उसकी भी वैल्यू क्या हुई F, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बैलेंस फोर्स की, बैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या है कि जितनी फोर्स मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाई उतनी फोर्स ऑब्जेक्ट ने मुझ पे एक रिएक्शन में लगाई, ठीक है। इस कंडीशन में जो फोर्सेस हैं वो क्या है, हमारी इक्वल है, ठीक है, क्या है, इक्वल है। तो ऐसी इक्वल फोर्सेस को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं एक रूम की वॉल, कोई एक वॉल ले ली मैंने, दीवार, ठीक है, मैं इस पे क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ये लगा दी मैंने फोर्स, ठीक है। मैंने देखा मैं जितनी भी फोर्स लगा रहा हूं, अपनी पूरी ताकत से जितनी भी फोर्स लगाई मैंने इस बॉल पे, तो ये बॉल जो है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुई, जहां पे है वो उसी कंडीशन में रही है, ठीक है। तो इसने क्या करा, जितनी मैंने इस पे फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स इसने रिटर्न मुझ पे लगाई, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो फोर्सेस थी वो कैसी हो गई, बैलेंस फोर्स हो गई। और इस कंडीशन में क्या हुआ, जो मोशन था, मोशन क्या हो गया, जीरो होगा, ठीक है जी। मतलब कि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। जब हम क्या, कौन सी फोर्स लगाएंगे, जब हम लगाएंगे बैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं बात करता हूं अनबैलेंस फोर्स की, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कोई मान लो एक मशीन लेके आ गया, मान लो जेसीबी लेके आ गया, मैंने लगाई इससे एक फोर्स, ठीक है, ये हो गई फोर्स 1, ठीक है। दीवार ने कुछ अपनी जो वॉल है उसने भी अपना कुछ इंपैक्ट डाला होगा इस पे, बट जो जेसीबी की फोर्स थी वो उसकी वैल्यू क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी एज कंपेयर टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द जेसीबी, ठीक है। अब जो जेसीबी की फोर्स है उसने जो दीवार पे फोर्स लगाई तो वो थी हमारी अनबैलेंस फोर्स। जब दोनों फोर्सेस में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उनको ही मैंने क्या कंसिडर कर लिया, अनबैलेंस फोर्स कंसिडर कर लिया। तो इस कंडीशन में ये बॉल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्प्लेस, क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस, ठीक है जी, ये हो जाएगी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस, ठीक है। तो फोर्सेस होगी हमारी दो तरीके की, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स की बात करूं तो इनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। एक बॉडी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। उनको बोल देंगे हम बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस में क्या है, अनइक्वल फोर्सेस होती हैं, क्या होती है, अनइक्वल
फोर्सेस। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा जिस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, उसी की डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा उस बॉडी का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था कि मोशन क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी पोजीशन चेंज होती है उसी को हम कंसीडर क्या करते हैं? मोशन। ठीक है, तो इसके कुछ लॉज बनाए गए कि इसको हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम पे जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी in the state of rest, stay at rest, and a body in the state of motion या uniform motion stays at uniform motion until and unless a net external force is applied। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, वो अगर रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब एक जगह रुकी हुई है, जैसे मान लो ये पेन है, ये एक जगह रुका हुआ है, ठीक है, तो ये कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या है? अप्लाई नहीं करेंगे हम। अगर ये मोशन कर रहा है, किसी भी एक मोशन में है, ये कब तक मोशन करता रहेगा? जब तक मोशन करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाइड नहीं की जा सकती है, नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करके मानेंगे ए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, एक एग्जांपल देखते हैं, ऑब्जेक्ट ए, ये इस कंडीशन में है, इसको बोल दिया मैंने रेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये कब तक रेस्ट रहने वाला है? जब तक मैं इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो रेस्ट कंडीशन थी वो चेंज हो गई, ये आ गया मोशन में। ठीक है, अगर कोई बॉडी, मान लो ये कोई बॉडी है और किस में है? सर्कुलर मोशन में, ये रही सर्कुलर मोशन ये कर रही है बॉडी। ठीक है, ये कब तक ये सर्कुलर मोशन करती रहेगी या कब तक ये मोशन करती रहेगी? जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे आके नहीं लगता। ठीक है, जो इसके मोशन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो फर्स्ट लॉ हमारा यही बताता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। जब तक रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया एक कंडीशन होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को, अपने मोशन को, या जो उसकी स्टेबल कंडीशन है उसमें रहे। ठीक है, और अपने मोशन को, जो मोशन होने वाला है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, उसको रजिस्ट करे। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मुझे पुश करे या पुल करे तो मैं क्या करूंगा? अपने आप को यहाँ खड़ा रहने के लिए क्या करूंगा? रजिस्ट करूंगा। ठीक है, उस फोर्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही कंडीशन है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट कोई भी हो सकती है, वो रेस्ट की स्टेट हो सकती है, ठीक है, या फिर वो मोशन की स्टेट हो सकती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को रजिस्ट कर रहा है अपनी ही इस कंडीशन में रहने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, और जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगी? उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, रजिस्ट करने की कोशिश मतलब कि अपने आप को अपनी स्टेबल कंडीशन वो मान के चल रही थी उसमें रखने की कोशिश करेगी। जैसे ही कोई रेस्ट कंडीशन में है उस पर कोई फोर्स लगी तो वो क्या करना शुरू कर देगा? मोशन करना शुरू कर देगा। तो वो उसके अगेंस्ट है, जो उसकी कंडीशन थी वो उसके अगेंस्ट है। तो उस कंडीशन को, रेस्ट वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई मूव करे जा रहा है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव करे जा रहा है, ये मोशन में है। ठीक है, ये कब तक मोशन में रहेगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होती है जो इसके मोशन को चेंज करे, या तो इसे रेस्ट में ले आए या इसकी स्पीड को अप कर दे। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब बात आती है तीसरा, डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मान लो कोई नॉर्थ में ओरिएंटेड है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को कोशिश करेगा नॉर्थ में रखने की। ठीक है, जैसे हम कंपास देखते हैं, जो मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन बताती है हमारी, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। ठीक है, तो कंपास नीडल में क्या होता है कि एक ऐसे नीडल बनी होती है इस तरीके से, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ डायरेक्शंस होती हैं इनकी। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमेशा कोशिश करता है, ये जो छोटी सी नीडल लगी है इसमें, कि ये अपने आप को रजिस्ट करे किसमें? नॉर्थ डायरेक्शन में। बट
किसी और फोर्स की वजह से, किसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है कि नॉर्थ से थोड़ा टिल्टेड हो गया इस तरीके से, या फिर इधर की तरफ टिल्टेड हो गया, ठीक है। तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी जिसके बेसिस पे उसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, पर वो रजिस्ट कर रहा है अपने आप को उसी डायरेक्शन में, मतलब कि नॉर्थ में रखने के लिए, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, क्या होता है, क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी मोशन जो क्वांटिटी के बेसिस पे हो रहा है तो उसको हम कंसिडर क्या कर लेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर इसको मैं डिफाइन करने पे आऊं तो डिफाइन किस तरीके से करूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। P इक्वल्स टू एम इंटू वी, यही हमारा होता है क्या, मोमेंटम, ठीक है जी। अब मैं अगर बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि कोई मोमेंटम रहा होगा P1, अब कोई चेंज होके P2 बन गया है, तो इसका जो चेंज हो रहा है P1 से P2 तक जो जा रहा है, और रेट का मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स हमने अप्लाई करी है, ठीक है, कौन सी, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ये रही, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, P2 माइनस P1 अपॉन T के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन T को बोलते हैं, ठीक है। फोर्स कौन सी है, ये है एक्सटर्नल फोर्स, ये आगे एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं P2 की बात करूं तो P इक्वल्स टू होता है mv, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो सेम रहने वाला है, बस उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो P1 इक्वल्स टू बैठेगा मेरा mv1, P2 इक्वल्स टू बैठा मेरा mv2। तो P1 और P2 इनके जो मोमेंटम बने हैं, P1 और P2 इनका जो डिफरेंसेस आया, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो F एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या बैठा, mv2 माइनस mv1 अपॉन टाइम t, ठीक है। अब मैं क्या मान रहा हूं कि इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी थी वो b थी, उसको मैं कंसीडर क्या कर लूं, u कंसीडर कर लूं इनिशियल वेलोसिटी। तो v1 इक्वल्स टू मैंने मान लिया u, फाइनल वेलोसिटी को मैंने बोल दिया v2 इक्वल्स टू v। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है। ये आ गया मेरा फाइनल मोमेंटम, ये आ गया मेरा इनिशियल मोमेंटम। तो ये आ गया मेरा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के साथ क्या बन गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है f के, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन चल रहा है, ठीक है जी। आगे अगर मैं वैल्यू देखूं इसकी, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन आ गया, f एक्सटर्नल m कॉमन आ गया, v माइनस u अपॉन t, ठीक है जी, v माइनस यू अपॉन टी। और मुझे पता है v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। देखिए f एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी, ये मेरा बन गया। और v माइनस यू अपॉन टी लास्ट चैप्टर में हमने देखा था किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, f एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma अपॉन ma, फाइनल ma, ठीक है। इस साइन को हटाने के लिए एक यूज होता है कांस्टेंट, क्या यूज होता है, कांस्टेंट। तो मैंने यूज कर लिया f एक्सटर्नल इक्वल्स टू k m a, ठीक है जी। k क्या है, k है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं k से। अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे k इक्वल्स टू मैंने मान लिया 1, ठीक है। तो f इक्वल्स टू बन गया मेरा, f एक्सटर्नल इक्वल्स टू बन गया ma, ठीक है। ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो भी हम कंसीडर कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इस कंडीशन में f एक्सटर्नल कितना बन गया, ma, m क्या है, मास, किसका मास, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था। a क्या है, एक्सेलरेशन, जितने एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, ठीक है जी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। f एक्सटर्नल उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी।
नेक्स्ट चलते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। पहले सबसे पहला काम है सॉल्यूशन करने का, गिवेंस लिखने का, ठीक है। मास दे रखा है हमारा 5 kg, ठीक है। ड्यूरेशन दे रखी है, मतलब कि टी इक्वल टू दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद है इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि u 3 मीटर पर सेकेंड था और v क्या बेटा फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, अप्लाइड फोर्स का। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू अभी देखा था हमने m a, और ये निकला था हमारा m v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यूज गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, v और u गिवन है और t गिवन है। वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो m कितना 5 kg, v कितना, v है हमारा 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना 2, ठीक है। 7 माइनस 3 4, तो क्वेश्चन में आ गया 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, 2 से ये गया 2 बार, आ गया 10 मीटर पर 10 न्यूटन। न्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो कितना आ गया 10 न्यूटन, इसका आंसर आ गया। आगे बोला है इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारी फोर्स गिवन है, और कितनी गिवन है, फोर्स गिवन है, यही फोर्स 10 न्यूटन गिवन है, कितने टाइम के लिए, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी बनेगी। तो इसका अगला F इक्वल टू आ गया मेरा 10 न्यूटन, अगला पार्ट है 10 न्यूटन, t इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड्स, ठीक है। u इक्वल टू था मेरा 3 मीटर पर सेकेंड और m इक्वल टू था मेरा 5 kg, ठीक है। फॉर्मूला दोबारा से यही पुट करेंगे, F इक्वल टू क्या बैठा m v माइनस यू अपॉन t, क्लियर है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो t इधर आया, F इंटू टी अपॉन m इक्वल्स टू v माइनस यू, क्लियर, ठीक है। और u को भी मैं किधर ले आऊंगा, इधर की साइड ले आऊंगा, तो मेरा क्या आ गया F t अपॉन m प्लस u इक्वल्स टू v। अब वैल्यू पुट कर देंगे, F की कितनी 10, तो 10 इंटू टाइम 5 सेकेंड्स अपॉन मास कितना 5, ठीक है। 5 से 5 कटा, v कितना, u कितना, u की वैल्यू थी 3, ये आ गया 3 इक्वल्स टू v। तो 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई मेरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। कि अगर मैं इसी फोर्स को 10 न्यूटन फोर्स को 5 सेकंड तक कंटिन्यू कर रहा हूं तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी, 13 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं मैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं मैं, ठीक है, तो इनके अगर डेली लाइफ एग्जांपल्स देखूं मैं, तो डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या है, जब हम किसी भी बॉल को कैच करते हैं, तो हमने मान लो बॉल कैच करी, यहाँ पे बॉल कैच करते करते हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, इतने टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल, ठीक है। बॉल को कैच करा, अगर वो सीधा, हम बॉल को ऐसे रखते हैं तो बॉल सीधी आके लगेगी, हिट करेगी हमारे हैंड को, वो अगर हिट करी तो वो इंजरी करेगी, ठीक है। और उस इंजरी से बचना है तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम देंगे कि वो जो उसकी फाइनल जो वेलोसिटी रही है, जिस टाइम पे वो टच कर रही है हमारे हाथ को, उस कंडीशन से उसे 0 पे लाना है हमें, ठीक है। तो उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो वो अपनी फाइनल वेलोसिटी को क्या है 0 तक ले आएगी। उसे करने में उसे टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट कम आएगा हमारे हाथ पे, इंजरी होने के खतरे चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है, तो हमने देखा होगा रॉकेट, दिवाली वगैरह पे सब जलाते हैं रॉकेट, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रोपल्सन करता है, उसको हम नीचे से जलाते हैं तो नीचे से वो फोर्स निकालता है। जब वो फोर्स निकालता है नीचे से तो एक एक्सटर्नल फोर्स क्या है, उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए मजबूर करती है। तो यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि एवरी एक्शन
कोई भी एक्शन हो रहा है, एक्शन का मतलब कोई भी फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी पे, ठीक है, हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो मैंने क्या करा, एक टेबल ले ली, ठीक है, ये हो गई टेबल, ठीक है, इस पे क्या रख दिया, एक बॉक्स रख दिया, बॉक्स का कुछ वजन होगा, मान लिया एम बॉक्स है। ये बॉक्स अगर इसकी कंडीशन में क्या है, रेस्ट में, तो रेस्ट की कंडीशन में भी क्या होता है कि ये बॉक्स इस पे क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और बदले में ये जो टेबल है ये इस पे फोर्स लगाएगा, तेरा बदले में ये टेबल है ये इस पे फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो ये क्या है, दोनों स्टेबल कंडीशन में होंगे, रेस्ट कंडीशन में होंगे, मतलब कि ये दोनों एक तरीके से बैलेंस फोर्स होती हैं, ठीक है, तो ना तो ये मूव करेगा ना ही ये टेबल मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुई, जो ये बॉक्स किस पे लगा रहा है, इस टेबल पे लगा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक्शन, क्या बोलेंगे, एक्शन, ठीक है। और जो इसके अपोजिट अगेंस्ट जो ये टेबल इस बॉक्स पे लगा रहा है इसको बोलेंगे हम रिएक्शन, ठीक है जी, ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो ये फोर्सेस लग रही है, एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है, दोनों फोर्सेस इक्वल होती है और दोनों फोर्सेस क्या है कि दो अपोजिट बॉडीज पे ही लगती है। ये इस बॉक्स ने लगाई, ये मान लो ये बॉक्स था, ये क्या था, ये टेबल है, ठीक है, ये मान लो F1 है ये F2 है, F1 इक्वल्स टू माइनस F2, इसका मतलब क्या है कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के इक्वल है, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तभी तो इनको क्या बोल रहे हैं हम, एक्शन और रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये क्या है, एक स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। तो यही क्या बताता है हमें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है, ठीक है। कई बार जो सिपाही होते हैं आर्मी वगैरह में वो क्या करते हैं, जब कोई भी उनको गोला या वो बम वगैरह फेंकने होते हैं, वो मशीन्स होती हैं यहाँ पे कंधे पे रख के जब चलाते हैं उसको, तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे ही वो प्रोपल्सन करेंगे, उसको फायर करेंगे, तो वो उसका एक रिएक्शन आता है जो उसको पीछे की तरफ पुश कर देता है, बॉडी को, जो सोल्जर की बॉडी होती है उसको पीछे की तरफ पुश कर देता है। तो हमने क्या करा, जो आगे वो फायरिंग करी वो हो गया हमारा एक्शन, और उसने रिएक्शन में जो दिया है हमारे फोर्स प्रोवाइड करी जो बॉडी को पुश कर रही है वो बोली जाएगी हमारी रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्लास 9th का, जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।